हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक कॉलेज एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें जो आपका ज्योग्राफी है, क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो हिस्ट्री है इसके भी शायद 2 ही चैप्टर बचे हैं, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्लास 7, क्लास 8 ये सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे सीटेट को क्रैक करने का यही मात्र एक रास्ता है। यदि आप एनसीईआरटी को समझ लेते हैं, एनसीईआरटी को ही अपना आधार बना लेते हैं, डेफिनेटली आप सीटेट को क्रैक कर पाएंगे एसएसटी के मामले में। ठीक है, 40 नंबर की एसएसटी आती है, 40 नंबर का कंटेंट आता है, तो जो कंटेंट रहता है वहां से जो क्वेश्चंस वहां जो पुटअप किए जाते हैं वो सारा एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। बाकी रही बात आपकी पेडागोजी की, तो वो भी अगर आप पॉलिटी ठीक से पढ़ लेते हैं तो वहां से कवर हो जाता है। ठीक है, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां से आपको लिखना है वो सारा हाईलाइट है, जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उसको क्रॉस कर दिया है। और कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, इन सब चीज़ों को आप साथ में नोट करते चलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, लोहे यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है गांव, शहर और व्यापार की यहाँ पे बात की जाएगी। जहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, बिल्कुल डेफिनेटली। और लोहे की चीज़ें हमारी जो डेली रूटीन है उसका हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप क्या होता है, जो देखिए एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप। ठीक है, ये जो उपमहाद्वीप है ये इन दोनों के बीच की कड़ी होता है। महाद्वीप बड़ा होता है, द्वीप छोटा होता है। उपमहाद्वीप जो है ये द्वीप से बड़ा और महाद्वीप से छोटा होता है। जब भी जहां भी उपमहाद्वीप शब्द लिखा होता है ये भारतीय उपमहाद्वीप को ही संदर्भित करता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ ही इशारा करता है। तो इस चैप्टर में जहां भी उपमहाद्वीप लिखा हो समझ लेना ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। वैसे तो उपमहाद्वीप में आपके जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे उपमहाद्वीप का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू किया गया था। महापाषाण कब्रों में, महापाषाण क्या होता है? महा का मतलब होता है बहुत बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। जो बड़े बड़े पत्थरों की जो कब्रें होती थी उनमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण कितने वर्ष पहले मिलता है? तो यह करीब 2500 साल पहले जो लोहे के औजार थे उनका उपयोग बढ़ा, ऐसा प्रमाण हमको मिलता है 2500 साल पहले। और लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले। ओके, आई बात समझ में? पॉइंट को नोट कीजिए, जो हाईलाइट है उसको आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल हैं। और ऐसा भी हमने पीछे पढ़ा था कि जब से लोहे के फाल, जब से हलों के जो फाल थे ये लोहे के बन गए, तब से कृषि में एकदम से क्रांति आ गई, क्योंकि खेतों की जुताई बढ़िया होने लगी। और जब खेतों की जुताई बढ़िया होने लगी, जमीन उपजाऊ बन गई, तो फसल भी अच्छी होने लग गई। ठीक है, इसके बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। ओके, ऐसा अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। ये कुछ लोहे के औजार हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे कि सिंचाई, यानी कि कृषि का उत्पादन बढ़े इसके लिए सिंचाई की भी व्यवस्था की गई कि किस तरीके से हम लोग खेतों में अपनी फसलों में सिंचाई करेंगे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। भाई, जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, जब तक गांव के लोग समृद्ध नहीं होंगे, तब तक राजा और उनके राज्य का बने रहना मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार
और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। रोपाई आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्या आपको याद है? पिछले चैप्टर में हमने जो रोपाई पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है? अगर याद है कमेंट करके बताइएगा। रोपाई का मतलब होता है कि जो धान की फसल, जो पहले धान हम लोग छिड़क करके बोया करते थे, वो अब यहाँ पे रोप करके बोने लग गए, यानी कि अब यहाँ पे धान के पौधे लगने लगे, धान के पौधे लगने लगे जैसे कि आज लगते हैं। लेकिन पहले जब रोपाई के बारे में नहीं पता था लोगों को, तो धान छिड़क करके बो देते थे, उससे बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते थे, फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। ओके, तो यहाँ पे रोपाई शुरू हो गई और कृषि में जो है नए औजार आ गए, हल के जो फाल थे वो लोहे के हो गए। ओके, और इसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय यानी कि मनुष्य ने तालाब बनाने भी शुरू कर दिए थे। यहाँ पे ये बात हो गई क्लियर। औजारों की यहाँ पे जो सूची आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि जैसे एक तो हंसिया है, कुल्हाड़ी है, सणासी है। ओके, चलिए इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाँव में कौन रहते थे आपको यहाँ पे बताना है, और गाँव में उस समय कौन रहते थे देखिएगा। चलिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में क्या था, हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिए पॉइंट को। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कितनी तरह के लोग रहते थे? कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं यहाँ तक, ये रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से पूछा था, वेल्लार वाला। ठीक है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता है। नोट कीजिए तुरंत, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता है। साधारण हलवाहों को क्या कहते हैं? उणवार कहा जाता है। भूमिहीन मजदूर और दास, भूमिहीन मजदूर को कड़ैसियार कहा जाता है और दास को अधिमई कहा जाता है। तमिल क्षेत्र में, ये सब तमिल क्षेत्र की बात हो रही है। जो तमिल क्षेत्र था उसमें जो बड़े भूस्वामी लोग होते थे उनको वेल्ला कहा जाता था। भाई इनके पास बहुत सारी जमीन है, वेल्ला कहा गया। जो साधारण हलवाह थे, ठीक है, खेत जोतने का काम करते थे, उनको उणवार कहा गया। तमिल क्षेत्र में ऐसे लोग, ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको कड़ैसियार कहा गया, और जो दास लोग थे उनको अधिमई कहा गया। नोट किया आपने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का मुखिया होता था, जो ग्राम का मुख्य व्यक्ति होता था, उसको ग्राम भोजक कहते थे। पॉइंट टू बी नोटेड। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। पहले दादाजी प्रधान थे, अब उनका पहले दादाजी, अब जो है कि पिताजी प्रधान हैं, फिर उसके बाद बेटा प्रधान हो गया, फिर बेटे का बेटा प्रधान हो गया। ये आनुवंशिक हो गया। ठीक है, एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते रहे, लेकिन वो जो पद था घर में वो नहीं गया। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसको जो है प्रधान चुन लिया जाता था, ग्राम भोजक जिसको कहा गया। आज हम उसको ग्राम प्रधान कहते हैं, पहले ग्राम भोजक कहा जाता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त जो ग्राम भोजक होते थे, इनकी ज़मीन पर कौन काम करते थे? दास और मजदूर। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण क्या हुआ? प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, कि ग्राम भोजक को ही काम सौंप देते थे कि गांव का जो कर है, जो टैक्स है, वो भी आप ही वसूल लीजिए। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन? ग्राम भोजक। जो ग्राम का मुखिया होता था, छोटे मोटे जो लड़ाई दंगे झगड़े होते थे, उनको यही निपटाया करते थे। पुलिस का मतलब है जिसने अपराध किया है उसको पकड़ करके ला करके उसको दंड देने का भी काम यही करते थे। ग्राम भोजक का ही काम था ये। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, ठीक है, जिन्हें गृहपति कहते थे।
ग्राम भोजकों के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें गृहपति कहा गया। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। ठीक है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उनमें कौन आते थे? दास कर्मकार। दास कर्मकार किस श्रेणी में आते थे? भूस्वामियों की श्रेणी में, स्वतंत्र कृषक की श्रेणी में, या और भी ऑप्शन दे देगा तो आप क्या लगाएंगे? जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ये उनकी श्रेणी में आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपना पेट पालना होता था, अपनी जीविका चलानी पड़ती थी दास कर्मकार को। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कतई बिल्कुल एक लाइन 1000 रुपये की यहाँ पे लिखी हुई है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा गया है? तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहा गया है। एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। तमिल की प्राचीनतम जो रचनाएं हैं उनकी रचना कब की गई? इनकी जो रचना है करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इनको संगम कहा गया। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? संगम साहित्य में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। रचना कब हुई? 2300 साल पहले हुई। ठीक है, और इनको संगम साहित्य कहा जाता है क्योंकि लग गया स्टेटमेंट आपका यहीं से बन जाएगा, कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से बात आएगी सिक्के की, और सिक्के जो हैं ये, इन सिक्कों को कहा गया है आहत सिक्के। क्या नाम दिया गया है? आहत सिक्के। अब ये आहत सिक्के क्या होते हैं, इनको ये नाम क्यों दिया गया है, हम इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। आहत सिक्के की बात कर लेते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। पहले तो इनका याद कीजिए कि इनका जो शेप होता था वो किस तरीके का होता था। ये आयताकार होते थे, कभी कभी इनको वर्गाकार कर दिया जाता था, यानी कि वर्ग के आकार का, या फिर ये गोल भी होते थे। ये जो आहत सिक्के होते थे या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। आहत सिक्के किससे बनाए जाते थे? आहत सिक्के धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ओके, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। किन सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था? आहत सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, बल्कि क्या था, इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। किससे? ठप्पा मार करके कुछ चिन्ह बना दिए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। अब भाई ठप्पा मार करके चिन्ह बना देना और ठप्पा मार करके चिन्ह बनाए जाते थे, तो उसको आहत नाम क्यों दिया गया? देखिए, आहत का प्रॉपर अर्थ जो होता है वो होता है किसी को जख्म देना। आहत का मतलब होता है किसी को जख्म कर देना, किसी को घायल कर देना। जैसे मैं उसकी वाणी से आहत हो गया, यानी कि वो बात मेरे दिल पे लग गई। यहाँ पे कहने का मतलब जो ठप्पा लगाया जाता था तो सिक्के का क्या होता था? सिक्के का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ दब जाता था, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिक्का जो है वो अंदर की तरफ दब गया, या जो है कि उस पर ये चिन्ह बनाए गए, इससे सिक्का आहत हो जाता था, यानी कि उस पर कुछ जो दब गया, उस पर निशान पड़ गए। ठीक है, और कुछ हिस्सा उसका उठ गया, तो इसको आहत नाम दिया गया, यानी कि ये सिक्का घातक हो गया, है ना, चोट पड़ी ना, उस पर चोट पड़ी, इस वजह से उसको आहत नाम दिया गया। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आहत सिक्के कब तक प्रचलन में रहे? नोट कीजिए इस लाइन को यहाँ से। ये जो आहत सिक्के थे ये ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे, इसको नोट कर लीजिए। आइए सिक्के के बारे में थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं।
कितने हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे, नोट कीजिए, सबसे पुराने सिक्के कौन थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल तक चले। आहत सिक्के कब तक चले, कितने सालों तक? तो आहत सिक्के लगभग 500 सालों तक चले थे। ओके, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ये होते थे आहत सिक्के। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर, आहत मानी चोट मार करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नगर और अनेक गतिविधियों के केंद्र, देखिए कैसे जो नगर थे वो अनेक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अच्छा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है कि ना तो वीडियोस को लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, देखते हैं चले जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब है हमारी कमी है, तभी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आपके हिस्से की मेहनत हम कर रहे हैं। अगर आप एक पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाएंगे बोर हो जाएंगे, लेकिन हम एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ करके उसमें से हाईलाइट करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते हैं। अगर लगता है कि ठीक है तो लाइक कमेंट कर दिया करो। उससे ये रहता है कि हाँ, इतने विद्यार्थी हमारे चैनल पर एक्टिव हैं, वो हमें देखना चाहते हैं, हमारे वीडियोज़ का इंतजार करते हैं, तो हमें मेहनत करने में और मज़ा आता है। ठीक है, हम कुल मिलाकर के मोटिवेट हो जाते हैं आपके कमेंट को देख करके। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। जो नगर थे वो कई कारणों से इंपॉर्टेंट हो जाते थे। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका मथुरा हो गया। ठीक है, मानचित्र अगर हम देखेंगे तो पीछे जाएंगे, पेज नंबर 89 पे आगे बढ़ेंगे। यह 250 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन, किसकी बात हो रही है? ये मथुरा की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। किसकी बात हो रही है? मथुरा जो था ये 250 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। कौन? मथुरा। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ओके, ये इसके दो मुख्य रास्ते थे जो यातायात और व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। किले, बड़े ऊंचे ऊंचे किले बनाए जाते थे जिससे कि हमारा गांव, हमारा राज्य समृद्धशाली लगे, बाहरी कोई आक्रमण ना कर पाए। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा में अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशु पालने वाले शहर में रहने वालों के लिए भोजन इकट्ठा किया करते थे या भोजन जुटाते थे, भोजन तैयार करते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि मूर्तियां बनाने का बेहतरीन केंद्र किसको माना जाता है? मथुरा, अयोध्या, काशी या और भी नाम दे देगा तो वो हो जाएगा मथुरा। ओके, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, कुछ लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी किसको बनाया गया? मथुरा को बनाया गया। नोट कीजिए लाइन को। ठीक है, ये सारी लाइनें नोट कर लीजिए। 2000 साल पहले मथुरा जो थी कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, आज भी है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ठीक है, मथुरा में यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, है और रहेगा, आज भी है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, एकदम कतई बहुत ही। जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसे कोई भी सीटेट क्रैक करने से रोक नहीं पाएगा। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, मथुरा में जो प्रस्तर खंड या जो मूर्तियां हैं उन पर बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। अभिलेख मतलब जिन्होंने पहले जो उत्कीर्ण करवाए गए थे, प्रति जो लिखवाया गया था उसको अभिलेख कहते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। संक्षिप्त का मतलब इनमें बहुत कम लिखा है, जो स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी कि अक्सर राजा, शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे और फिर उनका नाम, उनकी डिटेल जो है उस पर लिख दी जाती थी कि इसने इतना पैसा दान दिया। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और जो इत्र बनाने वाले हैं उनका उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर के इनका उल्लेख मिलता है उसमें, जो अभिलेख हैं जो मूर्तियों पर बनाए गए हैं। कहाँ? मथुरा में। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे शिल्प और शिल्पकार की। देखिए किसकी बात करेंगे? शिल्प और शिल्पकार की। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं।
ठीक है। शिल्पों के नमूने कहाँ से मिले हैं? पुरास्थलों से। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या है? इनमें बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं और वो भी मिट्टी के हैं, तो इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष यहाँ पर लगभग नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़ों का जो उत्पादन था, इसके महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? तो इसके जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो उत्तर में वाराणसी था और दक्षिण में मदुरै जो थे, ये कपड़ों के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों लोग काम किया करते थे। ठीक है। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लग गए थे यहाँ पे, उन्हें जिन्हें श्रेणी कहा गया है। श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि श्रेणी क्या है, किसे कहा गया है। तो अनेक शिल्पकार थे, व्यापारी थे, वो अपने अपने संघ बनाने लग गए थे, इन्हें श्रेणी नाम दिया गया, इन्हें श्रेणी कहा गया। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां हुआ करती थी, व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां जो हैं ये बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग अपने पैसे जमा कर देते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, यानी कि जिसने अपना पैसा जो है जमा किया इन लोगों के पास, यदि उससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो जो लाभ था उसमें से कुछ हिस्सा जिसका पैसा है उसको वापस दे दिया जाता था, या फिर मठ आदि जो धार्मिक संस्थान हुआ करते थे उनको दान में दे दिया जाता था। अब ये जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो बर्तन थे उत्तरी काले चमकीले पात्र थे, आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये रहा उत्तरी काले चमकीले पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। आई बात समझ में? जो ये उत्तरी काले चमकीले पात्र हैं, ये कठोर चाक से निर्मित हैं, धातु की तरह बने तो मिट्टी के हैं लेकिन बिल्कुल धातु की तरह दिखने वाले हैं। चमकदार इनकी काली सतह है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की जो बाहरी सतह थी, जो बाहरी आउटर एरिया था, वो ब्लैक हो जाता था। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान कर देती थी। इसलिए नाम क्या दिया गया? इनको नाम दिया गया उत्तरी काले चमकीले बर्तन। बात क्लियर हुई? इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे। सूत बुनने और कातने के जो नियम हैं ये अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। कहाँ से? अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नियम है वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कुछ खास नहीं, इसलिए हमने इसको काट दिया, हटा दिया। देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अरिकामेडु जो कि पुदुचेरी में है, हम ढूंढेंगे तो पेज नंबर 89 पे जाएंगे। अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, यानी कि जहाँ पर दूर दूर से जहाज़ आते थे, जहाज़ों से सामान उतारा जाता था, उसको पत्तन कहा गया। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। ठीक है, ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जाहिर सी बात है वहाँ पर सामान रखा जाता होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो ये अरिकामेडु में, ठीक है, मिले हैं। ओके, इनमें शराब या, हाँ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु में। ठीक है, अरिकामेडु क्या था? एक पत्तन था जहाँ पे दूर दूर से जो जहाज आते थे उनसे सामान उतारा जाता था। अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी में है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिएगा। यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। कहाँ? अरिकामेडु में। अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी में है। एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु में। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम पर?
तो इनको भैया जो मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन हैं इनको क्या कहा गया? एरेटाइन कहा गया। किसके नाम पर? इटली के एक शहर के नाम पर इनको एरेटाइन नाम दिया गया है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभिलेखित मिट्टी के कुछ बर्तन हैं। यहाँ पे कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। कई बर्तनों पर क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अगला पॉइंट हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिजाइन रोम का था लेकिन बनाए यहीं जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मटके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, जैसे ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं तो इसको हटा दिया गया। अब यहाँ से देखिए, अच्छा एग्ज़ाम जैसे आगे अब चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा हो, डीप क्वेश्चंस पूछता है। दूसरी बात है कि सब एनसीईआरटी से पूछता है। ओके, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके लिए चाहे कोई टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या पेट एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस यहीं से डेफिनेटली यहीं से मिलते हैं। चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सोना, मसाले और काली मिर्च के लिए कौन प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन, सीटेट में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे तो पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा था इसका, जो है कि काली मिर्च का दूसरा नाम क्या था? तो काली मिर्च का दूसरा नाम काला सोना था। ठीक है, बात क्लियर हुई। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाया करते थे। इसको एक बार नोट कर लीजिए लाइन को। दक्षिण भारत जो था ये सोना, मसाले, काली मिर्च और जो कीमती पत्थर हुआ करते थे उनके लिए बहुत फेमस था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा डिमांड थी, इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू थी वहाँ कि इसको काला ब्लैक गोल्ड कहा गया। क्या नाम दिया गया? ब्लैक गोल्ड। किसे कहा गया? काली मिर्च को कहा गया। आई बात समझ में? कहाँ कहा गया इसको नाम? ये कहाँ दिया गया? रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ये एक छोटी सी कविता है और पढ़ना लगभग जरूरी है। व्यापार से जुड़ी कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं, जैसे समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ आती थी। हिमालय से मिले रत्न और सोना कहाँ से मिले? हिमालय से। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से मिली? दक्षिण की पहाड़ियों से। दक्षिण सागर के मोती कहाँ से मिले? दक्षिण सागर से। पूर्वी सागर के मूंगे कहाँ से मिले? पूर्वी सागर से। गंगा और कावेरी की फसलें, ऐसी फसलें जिनको गंगा और कावेरी नदी के पानी से उगाया गया, वहाँ से वो पैदा हुई, वो फसलें हो गई। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन कहाँ बने? म्यांमार से। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए इन पर। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं। व्यापारियों ने क्या किया कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी कि जिस तरीके की हवा चल रही है उसके अनुकूल चल करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ओके, समुद्री तटों से लगे कुछ राज्य थे, आइए इनके बारे में समझ लेते हैं।
इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, बड़ा तटीय प्रदेश है। कहाँ? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। नदियों के मैदानी इलाकों में किसका मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी नदी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। क्या हो गया? काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। मुवेनदार की चर्चा, ये नोट कर लीजिए, तुरंत इस लाइन को नोट कीजिए। मुवेनदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। मुवेनदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। प्यारे दोस्तों ये नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। तीन मुखिया, मुवेनदार का मतलब तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर, पांडे। यहाँ से कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने भी कराए हैं, और चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो मुवेनदार शब्द है, इसका ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। और तीन मुखिया में कौन कौन? चोल, चेर, पांडे हो गए, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। तो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? चोल, चेर, पांडे। ये तीन शासक परिवार थे, परिवारों के मुखिया थे, ठीक है, जिनके लिए शब्द आया मुवेनदार। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। तीन मुखिया थे और तीनों के दो दो सत्ता केंद्र थे। कितने हो गए? 6। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। 6 में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार, या हम उसको कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै हो गया। नोट कीजिए इसको। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी कि नियमित कर की बजाय, टैक्स की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इन्हें लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। इसके क्या हुआ? 200 साल के बाद जो है पश्चिम भारत में सातवाहन नामक जो राजवंश थे उनका प्रभाव बढ़ गया। यहाँ से नोट कीजिए लाइन है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। पूछ लेगा आपसे कि जो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है या उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो उसके बारे में जो जानकारी है उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा जो दान किया गया एक अभिलेख सा वहाँ से मिलती है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके स्वामी? दक्षिणापथ के। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। आगे बढ़ते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग और कुषाण की बात कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा मतलब बढ़िया है, ये पैराग्राफ अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। रेशम मार्ग पर बात किसकी हो रही है? रेशम मार्ग पर, ठीक है, रास्ता है जो। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें टैक्स, कुछ शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये जो शासक थे, कुषाण शासक,
ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। सिल्क रूट कहिए या रेशम मार्ग कहिए, एक ही बात है। सिल्क का मतलब ही रेशम होता है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। कौन? कुषाण शासक थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किनका? कुषाण शासकों का। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट या रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक हमारा ये जो आज का चैप्टर था वो फाइनल हुआ। हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जानते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत है वो कब हुई? उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत है करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले आए। संगम साहित्य की रचना लगभग 2300 साल पहले हुई। अरिकामेडु का जो पत्तन था करीब 2200 से लेकर के 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला का खोज लगभग 7000 साल पहले आया। चोल चेर पांड्य जो थे ये लगभग 2300 साल पहले आए। रोमन साम्राज्य में रेशम की जो बढ़ती मांग है लगभग 2000 साल पहले थी। कुषाण शासक कनिष्क जो थे लगभग 1900 साल पहले आए। फार्सियन का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले हुआ। वेनसोंग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई। इतनी बात क्लियर हुई। चैप्टर हमारा कवर हुआ। इसके बाद शायद 2 चैप्टर और बचते हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी रहेगी, फिर क्लास 7, 8 सब कवर कर देंगे। ठीक है। क्लासेस आपकी जो क्लासेज का टाइम है, एक क्लास आपकी 2 बजे होती है, एक क्लास आपकी 9 बजे होती है। ठीक है, दोनों PM पे होती हैं ये। तो इधर होली की वजह से 2 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन अब कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि ये क्लास हम आपको 6 बजे भी दे दें। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।